Hey guys, welcome back to JE and Beyond. In the last video, we talked a bit about JE mains with Shreyas Supnakar. So today, I'm proud to call upon a very special guest, Rijul from IIT Delhi. So Rijul achieved a rank of 732 in JEE mains 2022, and he also achieved a rank of 432 in the JEE Advanced 2022. So Rijul is currently pursuing electrical engineering at IIT Delhi. तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो रिज्जू भाई कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। हेलो। बढ़िया चल रहा है। अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर सॉरी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। इधर ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अभी कैंपस में ही हूँ मैं, कि हॉस्टल के रूम पे बैठा हूँ फिलहाल तो। और बाकी सही है, काफ़ी सही है। सर्दी ज़्यादा है बस इधर। बाकी तो बाकी सही है। तो रिज्जू हम्म। अपना अभी थोड़ा बिफोर जेई के जर्नी के बारे में आप बात करोगे क्या थोड़ा सा कि तेरा प्रेप कब से, मतलब बिफोर जेई आप कैसे मतलब जनरली लोग तो 11 से स्टार्ट करते हैं प्रेप। तो बिफोर जेई हाँ तेरा क्या सीन था? मतलब एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे, मतलब क्या था? यार, मैं मतलब कोचिंग 8th में ज्वाइन की थी, क्योंकि हमारे बस में एक सीनियर थे, वो जाते थे। मैं कहा सही था, मैंने ऐसे ही आया था। और 8th 9th में इतना कुछ सीरियसली नहीं लिया था कोचिंग को। तब स्कूल पे ही प्राइमरी फोकस था, कि स्कूल एग्जाम आ रही है तो कोचिंग जाना बंद कर दिया ये वो। पर 10th स्टैंडर्ड में फिर सीरियस जेई प्रिपरेशन शुरू हो गया था। अच्छा, कि ओके। तब 10th स्टैंडर्ड तक आइडिया लग गया था कि जेई देना हम्म। है, पीसीएम ही लेना है तो। हाँ। हाँ, तो अभी तेरा साइंस का क्या सीन था? मतलब पहले से इंटरेस्ट था ऐसा कि आज तक 9 10th में आके थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट बढ़ गया? नहीं, मतलब इंटरेस्ट तो था थोड़ा बहुत साइंस में। पर जैसे हमारे स्कूल में क्या हुआ था, 7th स्टैंडर्ड में वो हो गया था, साइंस स्प्लिट हो गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग पढ़ाते थे। तो तभी से फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट तो था। तो मोरलेस आइडिया तो था कि यही कुछ करना है। उससे धीरे धीरे बढ़ता गया इंटरेस्ट, और 10th तक फिर फाइनली कंफर्म हो गया कि अब हाँ, यही करना है। ओके। तो 10th में आपने फाउंडेशन कोर्स कुछ लगाया था क्या? ऐसा फुल ऑन ऐसा जेई के लिए लगाया था कोचिंग की? ऐसा फाउंडेशन टाइप था कुछ 10th में? नहीं नहीं, फाउंडेशन ही था। पर जैसे 8th 9th में फाउंडेशन को तो सीरियसली नहीं लेता था कि हम्म। ठीक है, होता रहेगा। 10th स्टैंडर्ड में फिर थोड़ा लेने लगा, क्योंकि अच्छा, पता लग ओके। गया ना कि यही करना है। ओके। तो भाई फिर एग्जैक्टली आपका मतलब 10th में फाउंडेशन लिया था ना तेरा? तो उसमें एज सच मतलब जेई के प्रेप एज सच स्पेसिफिकली कब स्टार्ट हुआ? फाउंडेशन में जनरली अपना साइंस और मैथ्स तो चलता ही रहता है साइड बाय साइड, मतलब ऐसा जेई हम्म। का सिलेबस का कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम था क्या कि मतलब ये टाइम से तेरा जेई का सिलेबस प्रॉपर चालू हो गया कि जेई का ही पढ़ रहा है? फाउंडेशन में मतलब ऐसा होता था कि बेसिक, बहुत बेसिक चीजें पढ़ाते थे, जैसे स्कूल से थोड़ा ऊपर, पर हम्म। जेई से काफी नीचे। पर जेई सिलेबस तो प्रॉपर 11th में शुरू हुआ था, ओके। जो चैप्टर वाइज जो कवर करते। हम्म। तो आपका इनिशियली क्या रैंक वैंक रहता था जनरली फाउंडेशन में भी, और जो अपना जेई के कोचिंग रहते हैं उन लोग का टेस्ट होते हैं ना? तो आपका स्टार्टिंग में हाँ, मतलब तेरा क्या सीन था कि मतलब कैसे रैंक आ रहे थे, और फिर एंड तक होते होते कोचिंग में किधर स्टैंड करता था? फाउंडेशन में तो आते थे, पीछे ही रहता था। 11th में आके रैंक इंप्रूव होना शुरू हुए थे। तो 11th और 12th में मोर और लेस, हाँ, टॉप 10 में रहता था। अच्छा, ओके, नाइस। तो अभी तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था मतलब पीसीएम में? हाँ, फिजिक्स ही था बहुत, फिजिक्स था? तो बाय फिजिक्स फार। को कैसे हाँ, टैकल किया था? मतलब कैसे पढ़ता था मतलब फिजिक्स का आप? वही मतलब फिजिक्स को तक टैकल करने की जरूरत जैसी पड़ी नहीं, हम्म। कि पसंद भी था और हो जाता था। मतलब वो एफर्ट नहीं लगता था पढ़ने, मतलब मजा आता था, तो इतना लोड नहीं लगता फिजिक्स का। तो मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट ही पढ़ता था मोस्टली फिजिक्स। जैसे केमिस्ट्री मैथ तो ऐसा था कि हम्म। टेस्ट आ रही है तो सवाल लगाने पड़ रहे हैं ये वो। हाँ। पर फिजिक्स तो ऐसे ही वो बन गया था, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, केमिस्ट्री मैथ साथ साथ में करना पड़ रहा तो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या
तेरा मतलब कौन सा बुक लगाता था? जनरली HCP ये सब स्टार्टिंग में लगाते, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक हाँ। रेफर किया था क्या? नहीं, हमारे फिजिक्स सर थे, संजय सर थे। उन्हें वो एच सी वर्मा के मतलब काफी बड़े फैन थे, तो उन्होंने एच सी वी की दोनों किताबें करी थी। अम, और उसके बाद जो कोचिंग मॉड्यूल्स होती है वो ही करनी होती है। और फिर हम लोग वो करते थे, मतलब कहीं से तो लिस्ट मिल गई थी कोचिंग के फ्रेंड सर्कल में कि हम्म। एरोडोफ की रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जो है, हाँ। सब कुछ होने के बाद एंड में एरोडोफ। ओके। तो तू ऐसा पैरेलल कुछ सॉल्व करता था कि यार सच की मतलब एक बार कोचिंग में देख कोई कॉन्सेप्ट कवर हुआ तो घर पे थोड़ा पढ़ लिया थ्योरी, फिर उसके बाद एक बुक रेफर करता था पहले, मतलब बेसिक बुक खत्म हो जाए, फिर उसके बाद बाकी एरोडोफ जैसे तूने मेंशन किया, मतलब वो हाँ सॉल्व हाँ करता था हाँ। वैसे ही करता था? ओके। हाँ, लेवल वाइज सीधा एरोडोफ करोगे तो नहीं हिलेगा, कुछ भी नहीं हिलेगा। हाँ, मतलब पैरेलल नहीं करता था ना, आई गेस पहले कोचिंग का नहीं। मॉड्यूल करता रहेगा उसके बाद बाकी जो भी टफर हाँ। बुक्स है। ओके। हम्म। तो तेरा भाई टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बनाएगा? लोग बच्चे लोग को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि कितना घंटा पढ़ते थे टॉपर लोग और क्या एग्जैक्ट टाइम टेबल था, तो थोड़ा बेसिक आइडिया। हमारा कोविड निकला ना पूरा, तब हाँ। 2020 में 11th आया, और 2022 में जे दिया। दोनों साल हम्म। ऑनलाइन ही था। हम्म। तो ऑनलाइन में तो यार बहुत वेरी करता था शेड्यूल। देर रात तक जागता था मैं तो, फिर सुबह देर से उठता था। पर जैसे डेली 3 घंटे की क्लास होती थी हमारे। हम्म। अ, उसके अलावा हो जाता होगा, क्लासेस के अलावा 5-6 घंटे तो होते होंगे ओके। ऑन एन एवरेज। हम्म। पर जब कोई टेस्ट वेस्ट आती है तो बढ़ भी जाता था, टेस्ट के बाद कम भी हो जाता था, तो सच फिक्स नहीं था। ओके। तो फिर टाइम कैसे अपडेट, मतलब सब्जेक्ट को कैसे तूने स्प्लिट किया? मतलब कुछ जन रहते हैं कि सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ते हैं, तो कुछ जन रहते हैं कि जो कोचिंग में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उस पर ज्यादा फोकस, 1-2 सब्जेक्ट ट्राई करते हैं पर डे। तो तेरा कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी था क्या कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे को, कि ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया? नहीं, मतलब ऐसे वो नहीं बनाया था, शेड्यूल तो नहीं बनाया था। जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट करने का मन हुआ, या फिर ऐसा होता है ना कि फील आ हम्म। जाती है कि ये हाँ। सब्जेक्ट में थोड़ा पीछे पीछे छूट रहा हूँ, ये वो कि मुश्किल हम्म। लग रहा है, तो वो सब्जेक्ट लेके बैठ जाता था। ओके। तो फिर भाई अभी फिजिक्स का तो आई थिंक बता दिया। मैथ्स में एग्जैक्टली हम्म। कैसे करते थे? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो प्रैक्टिस के बिना होता नहीं, बहुत बार प्रैक्टिस कर भी लो जेई के दिन वो उसके क्वेश्चन थोड़े, मतलब अब बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े बेटर लेवल के आते हैं, कोई कोई बहुत कैलकुलेटिव आ जाते हैं हम्म। ऐसे कि मतलब कॉन्सेप्ट तेरे को आता भी रहेगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। तो मैथ्स को कैसे तूने हम्म। टैकल किया? हाँ, मैथ्स में तो वही है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने होते हैं। तो वही किया था कि जैसे वो आती थी, वो इसमें भी सेम, जो मटेरियल दिया हुआ है वो काफी हद तक सॉल्व करता था। फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह भी मिल ही जाती थी। हम्म। उसके अलावा बुक्स में तो जैसे सेंगेज ले ली थी मैंने, वो जो हाँ। मोटी वाली बुक आती है ना सेंगेज की, सारे ऑल इन वन, हाँ प्रॉब्लम्स हाँ। सारे चैप्टर्स के ऑल इन वन। हम्म। तो उसको मतलब करने का ट्राई तो किया था, पर चैप्टर पूरा खत्म नहीं हो पाता था, उसमें बहुत सारे सवाल होते थे। तो हर एक चैप्टर एंड तक लगभग लगभग 50% तो हो गया था संगीत से। ओके। तो मतलब संजय जी रेफर किया था कि अपना मॉड्यूल के बाद तो बोल रहा है कि अपना जो कोचिंग के हाँ, मॉड्यूल के मैनुअल बाद, से? हाँ, मॉड्यूल के बाद। ओके। कोचिंग के मॉड्यूल के बाद। और फिर ओके ना। थोड़ी अ, वो भी बुक्स आती थी ना, जैसे ब्लैक बुक एक थी, हाँ। हमारे मैथ सर ने बोली थी, वो भी काफी सही लगी थी मेरे को, तो वो करते थे। उसमें if I रिमेम्बर करेक्टली सवाल भी कम होते थे। सिंगेज में बहुत सारे अच्छा। सवाल थे, ब्लैक बुक में हम्म। कम ही थे। तो वो अच्छा भी लगता था कि चलो एक बुक खत्म हो गई ऐसे। ओके भाई। भाई केमिस्ट्री कैसे किया तूने? क्योंकि 99% लोग को केमिस्ट्री एकदम वो स्टार्टिंग से इरिटेट हो जाते हैं, और स्पेशली जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो एकदम से ऐसा मन उठ जाता है कि लॉजिक तो है नहीं कुछ, क्या पढ़े जा रहे हैं। कि हुआ था केमिस्ट्री में भी। अ, मेरा भी शायद, हाँ, वीकेस्ट तो केमिस्ट्री था। पर जैसे 12th स्टैंडर्ड में जब रिवीजन पीरियड आता है, तो हाँ। मैथ्स फिजिक्स तो वैसे ही हो जाता था।
केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता था ज़्यादा, और फिर जब एग्जाम पास आती रहती है ना, प्रेशर बन जाता है, फिर हो जाता है। मतलब मेरे लिए पर्सनली तो वो नहीं होता था कि बिना प्रेशर के केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। खुद से खोलने का मन नहीं करता था, पर अगर कोई डेडलाइन वगैरह है तो फिर खोना ही पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक कहाँ से किया? मतलब जेई मेंस के लिए बहुत लोग को लगता है बहुत पढ़ना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द आई थिंक एनसीईआरटी से काफी अच्छा हो जाता है। तो जेई मेंस के लिए आज सच एनसीईआरटी से क्या सही में हो जाता है, अगर एनसीईआरटी प्रॉपर एक दो बार हर एक चैप्टर को रिफर किया, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स रहते हैं स्पेसिफिकली? हाँ मतलब मैंने तो एनसीईआरटी करा था। वो मेंस के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो एनवायरमेंटल हाँ। वगैरह, हाँ, वो सब तो रहते हैं उसके लिए तो लास्ट के एक दो। एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से आइडिया लग जाता है क्या क्या पूछते हैं वो लोग। ओके। बाकी एडवांस के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। अच्छा। तो पर एज सच वो नहीं था, कोई बुक नहीं थी। कोचिंग में जो नोट्स मिलते थे केमिस्ट्री के, वो काफी अच्छे थे। हमारी केमिस्ट्री मैम थी, काफी मतलब काफी डिटेल नोट्स होते थे, तो हो जाता था उससे। अभी थोड़ा बात करते हैं थोड़ा आउट ऑफ स्टडी टॉपिक्स, ब्रेक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, कि ब्रेक्स में क्या करता था तू मतलब? क्योंकि ब्रेक्स आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं कि पूरा दिन तो आदमी पढ़ेगा नहीं, तो ब्रेक्स में हम्म, क्या करते हैं वो काफी हद तक डिटरमिन करता है कि आगे पढ़ने का मन होता है कि नहीं। कि सपोज तो मूवी देखने बैठ गया तब तो हाँ, फिर वो आगे पढ़ाई नहीं होने वाला। तो ब्रेक्स तो मतलब कितने टाइम के हम्म, बाद लेता था और क्या एग्जैक्टली कुछ वैसा क्या करता था जब भी फ्री टाइम मिले तेरे को? मतलब ऐसा कुछ अच्छा तो था नहीं, जैसे यूट्यूब वगैरह देख लेता था। फिर कोई गेम खेल ली। तब चेस भी बहुत बूम कर रहा था, तो हम लोग खेलते रहते थे जैसे ही। तो बस यही था, नॉर्मल चीजें ही थी। पर और होता था, मतलब बहुत बार होता था कि ब्रेक लेने बैठ गए और हो गया हम्म। 1 1.5 घंटा 2 घंटे निकल गए सीधा। फिर बाद में गिल्ट होता था। बट ठीक है, वो सभी के साथ होता है तब। दिक्कत मतलब उतना टेंशन की बात है नहीं। जैसे ओके। जैसे बस एक ही है कि मतलब अगर खुद मतलब गिल्ट हो रहा है ना, तो अच्छा है। फिर अभी उसके बाद काम कर ही लोगे। अभी से जरूरी नहीं कि आधे आधे घंटे का फिक्स ब्रेक लिया और टाइम टेबल बना के रखा, मान ले एक साथ 2 घंटे का ब्रेक ले ही लिया। तो मेरे साथ तो ये होता था कि फिर गिल्ट होता था, तो फिर बाकी का दिन कर लेता था मैं कवर। ओके। और तेरा कोई फ्रेंड ग्रुप क्या था? फ्रेंड ग्रुप का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जेई के टाइम, क्योंकि ऐसे ही बंदा अकेले थोड़ा रहता है कि मतलब पढ़ ही रहे पूरे दिन। तो हाँ, तेरा ऐसा कुछ अच्छा कोई फ्रेंड ग्रुप था क्या? मतलब हंसी मस्ती भी थोड़ा हो जाए, थोड़ा डाउट वाउट भी डिस्कस कर ले। हाँ, हाँ। अरे हाँ मतलब नहीं होता वो फ्रेंड ग्रुप तो नहीं निकलता मेरा जी। नहीं निकलता ना? वही बहुत था। लोग को आ, यही लगता है कि एकदम ही नहीं नहीं, अकेले चांस थोड़े। चांस ही नहीं। हम्म, सबके फ्रेंड ग्रुप में भी मतलब बाकी लोग का भी निकल गया क्या सीन है मतलब? ऐसा हाँ काफी बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक से निकला है। सही है। हाँ, तो आई गेस उससे ये वही। भी मालूम पड़ता है कि फ्रेंड ग्रुप भी थोड़ा ढंग से चूज करो, ऐसा मतलब एकदम भी ऐसा फ्रेंड ग्रुप मत चूज कर नहीं। लो जो खुद कुछ नहीं कर रहा। मतलब आई गेस तेरा तेरे लाइक माइंडेड पीपल होंगे तो वो बेटर बेनिफिट करेगा कि आसपास भी सब पढ़ रहे हैं तो अपन भी थोड़ा हाँ, हाँ। पढ़ लेते हैं। का, काफी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल है। और मतलब वही है ना कि जो तुम फेस कर रहे हो कोई और फेस कर रहा है। जैसे अभी हाँ। इनऑर्गेनिक का तूने बोला, तो मेरे को भी याद है हम लोग जब जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक शुरू हुआ था, हम्म। तो ऐसे वो वॉइस कॉल वगैरह पे सब बैठ के गाली दे रहे हैं उसको, तो अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा हल्का लगता है जरूरी फिर है, काफी मतलब जरूरी कि सबको प्रॉब्लम आ रहा है, वरना ऐसा लगता है कि मतलब है। अपन हाँ। से ही नहीं हो रहा बाकी सबका हो जाएगा। हम्म।